नमस्कार सभी को। मेरा नाम दिव्यम है और आज मेरे साथ एक मेरे साथी हैं। राम शर्मा नाम है, मथुरा से रहने वाले हैं और हम आज इनसे कई विषय पे बात करेंगे। हम सहपाठी रहे हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में साथ में पढ़े हैं। तो आइए चालू करते हैं। पहले राम शर्मा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो राम जी बताइए अपने बारे में। मेरा नाम राम शर्मा है और मैं वर्तमान में एमएससी कर रहा हूँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और जिसे सार्क नेशंस हैं वो रन करते हैं। और हमारा और आपका ग्रेजुएशन साथ में हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। तो हमने अपना ग्रेजुएशन मोतीलाल से 2019 में किया था और मैं मैनपुरी का मूल का रहने वाला हूँ। भाई मथुरा से रहने वाले हैं, तो साथ में जुड़ा हुआ है। कई साल हो गई हम लोग साथ में चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हम कुछ एक विषय है हमारे पास। विषय तो कोई नहीं है हमारे पास, हम जनरल बात करेंगे। जो भी विषय आएंगे उस पर हम अपना व्यक्तिगत जो हमारा अनुभव है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो राम जी बताइए, मैथमेटिक्स से आप एमएससी कर रहे हैं, तो मतलब मैथ ही क्यों चुना आपने अपनी जीवन में? और भी सब्जेक्ट थे, जैसे फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री था, या कंप्यूटर साइंस से जैसे आपने ग्रेजुएशन में भी था आपके सब्जेक्ट, तो मैथ भी उसमें से क्यों चुना? क्या था, थोड़ा बैक में जाएंगे हम 2017-18 की। जब मैं 11th क्लास में पढ़ा करता था तो मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था। 11th में पीसीएम था। जी। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, उनमें से जो तीनों सब्जेक्ट्स में साइंस के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, मैथमेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा मेरी रुचि थी। 10वीं की बात करें तो 10वीं में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मेरे मैथमेटिक्स में आए। 12th में बात करें सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मेरे मैथमेटिक्स में आए और मेरी रुचि बनती गई धीरे धीरे। इसका ही कारण था, तो मेरी मेरिट अच्छी थी, तो 2019 में हमने प्रवेश लिया दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर साथ में। तो पीसीएम में जो एग्रीगेट होता है उसके बेसिस पे हमें एडमिशन मिला था। तो बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में हमारा ग्रेजुएशन हुआ। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैथ्स के प्रति रुचि बढ़ती गई। तो बीएससी के दौरान फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, कंप्यूटर साइंस था। अब पूछा भाई साहब ने कि आपने मुझसे कि मैथमेटिक्स ही क्यों चुना। मेरे पास बीएससी में थे फिजिक्स था, कंप्यूटर साइंस था। फिजिक्स में ज़्यादा रुचि नहीं थी, कंप्यूटर साइंस में भी ज़्यादा रुचि नहीं थी, नया नया सब्जेक्ट्स लगता था, कोडिंग वगैरह हो नहीं पाती थी। एक मैथमेटिक्स था जिसे लेके शुरुआत से चल रहे थे, तो मैथ्स में रुचि बढ़ती गई। ऐसे ही करके मैंने मास्टर्स में एमएससी में दाखिला ले लिया था मैथमेटिक्स में। इसके पीछे ज़्यादा कोई विशेष कारण नहीं है, बस ये रुचि थी मैथमेटिक्स में, इसलिए इसे लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि 2019 में आपने पीसीएम के परसेंटेज के बेसिस पे डीयू में दाखिला लिया, तो आपका विचार क्या है जो आज का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, जैसे सीयूईटी जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या जो पहले परसेंटेज के बेसिस पे होता था, जैसे जो बोर्ड में आपके मार्क्स आते थे, तो कौन सा मतलब ठीक है? परसेंटेज बेसिस वाला ठीक था जब हमने एडमिशन लिया, या फिर जो आज का टाइम चल रहा है सीयूईटी? तो दोनों के ऊपर आपके क्या विचार है? देखो, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 2021 तक मेरिट बेस्ड पे दाखिला मिलता था। जी। इसमें क्या होता था, जो विद्यार्थी 12th में जितना अंक प्राप्त कर रहा है, फिर उसी हिसाब से उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। मान लो किसी वजह से किसी कारणवश वो कम मार्क्स प्राप्त करता है, जैसे बीमार हो गया, कोई पारिवारिक समस्या हो गई, तो उसे हम सीयूटी एक बेनिफिट के रूप में ऐसे देखेंगे। मान लो कि 12th में कम मार्क्स हैं, सीयूटी भी हमें एक जरिया है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का। मान लो 12th में कम मार्क्स रह गए, हमारे पास दूसरा मौका है सीयूटी का, जिसके माध्यम से हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश आसानी से ले सकते हैं। किसी कारणवश हमारा परसेंटेज ठीक नहीं रहा, जो पहले हुआ करता था कि मेरिट बेस्ड होता था, अब सीयूटी भी एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव बेनिफिट के रूप में हम देखेंगे, जिससे हम दाखिला लेने में आसानी होती है। जो परसेंटेज जिसकी अच्छी आती है वही सीयूटी क्रैक कर पाता है। मान लो किस वजह से नहीं हो पाता है तो वो थोड़ा सुधार कर सकता है, क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्जाम के 2-3 महीने बाद होता है। तो ये हम एक बेनिफिट के रूप में देखेंगे ऐसे सीयूटी को। तो मतलब आपका कहना ये है कि हमारे पास सेकंड चांस रहता है सीयूईटी के होने की वजह से। परसेंटेज के होने के उससे हमारे पास केवल एक ही मौका होता था बोर्ड एग्जाम का, लेकिन अब हमारे पास दो मौके हैं। जी जी। एक सीयूईटी का, और परसेंटेज ठीक रही तो सीयूईटी में भी वही सवाल आते हैं। हाँ जी। और मेरा मानना ये भी है कि अगर सीयूईटी से बच्चा आएगा तो उसकी एनालिटिकल स्किल्स भी ठीक होंगी, क्योंकि एमसीक्यू होता है। तो हमने जैसे बोर्ड एग्जाम तो दिए ही है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, अब हमें आगे जाके एमसीक्यू एग्जाम देने हैं, चाहे सीएसआई या नेट का एग्जाम हो,
या फिर कोई भी एसएससी वगैरह का आपका जनरल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हमारी सीयूईटी से अच्छी होती है। तो सीयूईटी आपने मतलब वो किया है, परसेंटेज के बेसिस पे दाखिला ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जी जी। उसके बाद आपने जेम की तैयारी की थी, हाँ, मैंने आईआईटी की। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उसके दौरान भी मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। और उस दौरान जैसे आपका ग्रेजुएशन के दौरान कुछ छात्र संघ से भी जुड़ाव रहा, उसके बारे में कुछ बताइए पूरा। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब मैं जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, जो हमारे विद्या भारती के जो विद्यालय होते हैं उनसे हुई है। तो वहाँ पे एक छात्र परिषद होता है, छात्र परिषद जिसमें हम प्रधानमंत्री, सेनापति, सांसद वगैरह ये सब चुनाव करते हैं, जिससे कि थोड़ा जो भी हमारे विद्यार्थी होते हैं तो आगे हमारे भविष्य में क्या होने वाला है उसको लेके थोड़ा सजग रहते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ और काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना हुआ, उनके विचारों से प्रभावित रहा। तो इसके माध्यम से छात्र संघ से भी काफ़ी जुड़ाव रहा और छात्र संघ में लड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन कोविड हमारे सामने संकट का कोविड जैसे समस्या से हमें सामना करना पड़ा, जिससे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए थे। ये कारण। जैसे कि आपने बताया कि आप शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं, जी जी। मैं एक नॉर्मल सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हूँ, तो एक शिशु मंदिर की शिक्षा प्रणाली और एक नॉर्मल सीबीएसई स्कूल में जो पढ़ाई होती है, तो क्या अंतर पाते हैं आप? देखो, पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है। अब क्या होता है कि पढ़ाई तो हर व्यक्ति कर रहा है इस राष्ट्र में। पढ़ाई के साथ हमारी जो राष्ट्र चेतना है, हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद है, उसकी एक अलग जगाने का काम सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, विद्या भारती के विद्यालय है करते हैं। ये हम बेनिफिट के रूप में देख सकते हैं। तो जैसे शिशु मंदिर हमारे यहाँ चलता है भारत में, कई ब्रांचेस है, हर सिटी में मोस्टली शिशु मंदिर 22,000 विद्यालय हैं पूरे। 22,000 विद्यालय है, विद्या भारती के अंतर्गत चलते हैं ये विद्यालय। अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे शिशु मंदिर या विद्या मंदिर की जो एक वो है ना रेपुटेशन समाज में, वो कहीं ना कहीं आईसीएससी जो स्कूल होते हैं उनसे कम है। और कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोग समझते हैं ऐसा। मैं नहीं मानता हूँ, अब पहले मानता था जब मैं अपने स्कूल विद्यार्थी जीवन में था, जब मैंने जाना विद्यार्थी परिषद या विद्या मंदिर शिशु मंदिर की प्रणाली को, तब से मेरे ये विचार बदल गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो आईसीएससी स्कूल है वो क्रिश्चियनिटी के बेस पे चलता है, पूरा वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसका रखते हैं, और जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर वो नेशनलिटी की बात करता है, वो भी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ये भी करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? मतलब लोग उसको ज़्यादा आईसीएससी को ज़्यादा या इसको शिशु मंदिर को कम क्यों समझते हैं? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो इंग्लिश का कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स की वजह से, या फिर हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हमारा थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं बताता हूँ आपको क्या है कि आईसीएससी बोर्ड होता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पे बिल्कुल वर्क करते हैं। जो हमारे विद्या भारती होते हैं तो हमारे गरीब परिवारों से भी छात्र पढ़ता है। आईसीएससी है, वहाँ पे सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ की फीस यदि हम तुलना करेंगे विद्या भारती के स्कूलों से तो काफ़ी कम है। हाँ, काफ़ी कम है, और 7-8 गुने का अंतर पाया जाता है। तो विद्या भारती में हर वर्ग से उठ के अमीर तबके से भी व्यक्ति पढ़ता है, गरीब तबके से भी व्यक्ति पढ़ता है, जो मिडिल क्लास है वहाँ से भी बच्चा पढ़ता है। तो जो हमारे विद्या भारती के स्कूल्स होते हैं, विद्या भारती के जो भी शिशु मंदिर होते हैं और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, और आईसीएससी जैसा आप बात कर रहे थे जो क्रिश्चियनिटी और तो विद्या भारती जैसे नेशनलिटी की बात करता है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखो पढ़ाई में ये होता है कि मैंने आपको थोड़ा 1-2 मिनट पूर्व भी बताया था कि जो एक राष्ट्रवाद की अलग होती है, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात करते हैं। हर बच्चा खेल रहा है, विद्या मंदिर का भी खेल रहा है, आईसीएससी बोर्ड का भी खेल रहा है, सीबीएसई का भी खेल रहा है, लेकिन महापुरुषों के बारे में बताना, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बलिदान दिया, मुगलों से लड़ाई की, अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना के रखा, हमारे प्रति उनका इतना शोषण रहा, उसको आज तक झेल रहे हैं। हमारी जो आईसीएससी बोर्ड में देखेंगे जो मेंटलिटी होती है छात्रों की, वो एक अलग तरीके से वहाँ पे कोई उनकी जो प्रार्थना, जो हमारे यहाँ प्रेयर होती है, वंदना होती है, सरस्वती माँ को वंदन करते हैं, स्कूल से निकलते हैं तब भी वंदे मातरम का गीत होता है। ऐसा हम देखते हैं कई आईसीएससी बोर्ड्स में हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आईसीएससी एंड विद्या मंदिर, हम तुलना कर सकते हैं इसको।
ठीक है, इस विषय पे काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा 3 साल का? वैसे तो 2019 में एडमिशन हुआ था, 2020 में कोविड आ गया, तो लगभग 1.5 साल का समय तो ऑनलाइन क्लासेस ही चली हमारी। लेकिन उस बीच में भी आप कैंपस में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपने 3 साल का बताइए, किस तरीके के अनुभव हुए आपको? क्या सीख मिली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से? दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं एक गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, तो मैं जैसे ही गांव से निकला तो एक्चुअली क्या था, मेरा जेई मेंस और एडवांस की मैं तैयारी किया करता था। तो मेरा जेई मेंस क्लियर था, तो मैंने सोचा कि मैं आईआईटी में जाऊंगा। तो मुझे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री टाइप ऐसी ब्रांच मिल रही थी एनआईटी जेएमएनआईटी में। तो मैंने सोचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई किया था, बीएचयू में अप्लाई किया था, तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। तो मैंने उस दौरान सोचा कि यार चलो पढ़ाई तो कर ही लेते हैं। मैं वहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस करता, तो मैं यहाँ पे फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही दाखिला लिया, तो गांव की पृष्ठभूमि से आता था, मैंने बताया था आपको अभी भी। तो मैंने यहाँ पे दाखिला लिया तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो हमारी जीवन शैली होती है गांव की तुलना में और शहर की तुलना में, जिसमें हम एक सुधार कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिली। और पढ़ाई का जो स्तर है, पूरे देश का जाना माना विश्वविद्यालय है, और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वेल एजुकेटेड हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके आए हुए हैं। तो एक गुणवत्ता देखी जाए पढ़ाई की, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर रहा वो ऑफलाइन रहा। उसके दौरान हमारी ऑफलाइन क्लासेज रही थी। फिर उसके बाद एक कोविड का सामना करना पड़ा हमें। कोविड के समय पे विश्वविद्यालय बंद हो गए थे काफ़ी समय के लिए। मुझे लगता है 14-15 महीने के लिए बंद रहे थे। तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, अभी भी हूँ। तो विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्य होते थे, मान लो एग्जाम हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन में रेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, उनमें समस्याएं आ रही हैं, बच्चों का पोर्टल काम नहीं कर रहा है, और जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होते थे उसमें जो उनका आंसर होता था उसे अपलोड नहीं कर पाते थे। उस दौरान मैंने काफ़ी अनुभव किया जीवन में, जो आने वाले मेरे लक्ष्य हैं उनको कैसे मैं प्राप्त करूंगा। यदि मेरे जीवन में यदि मैं बात करूं दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं होता, तो मैं इस स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय की मेन रोल रहा है मेरे जीवन में। और आने वाले समय में भी मैं इसे समय समय में बताता रहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही मेरे जीवन की एक मुख्य भूमिका है, जो मुझे आगे बढ़ने की एक सीख देता है। यही मेरा अनुभव रहा है। जी, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, तो 3 साल आप यहाँ पे रेंट के कमरे में या फिर पीजी फ्लैट में रहे होंगे। जी जी। तो आपका ये क्या अनुभव है जो दिल्ली में रेंट का जो चलता है? स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट एरिया, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी आते हैं कई बच्चे। तो क्या समस्याएं का सामना करना होता है वहाँ? मतलब सबसे पहले प्रारंभिक जो समस्या होती है एक विद्यार्थी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली में सर्वाइवल की जो है, तो वो क्या, उसका क्या हो? देखो, दिल्ली देश की राजधानी है, और हमारे देश के कोने कोने से जो युवा तरुणाई दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेती है, वो पढ़ाई के लिए लेती है। और कोई बिहार से आ रहा है, कोई दक्षिण के राज्यों से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, केरल से आ रहा है, कर्नाटक से आ रहा है, आंध्र प्रदेश से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है। तो इसमें सबसे जो समस्या होती है सबसे बड़ी, जिसमें जो विद्यार्थी जूझते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है जो मैं आपको बताता हूँ। एक होती है दिल्ली में जो किराए है, जो बच्चे पीजी में रहते हैं उनको सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है किराए का। जी। और मिनिमम मुझे लगता है 10,000 में तो रूम मिल रहा है आजकल। 10,000 में रूम मिलेगा, 6-7 हज़ार बच्चा खाने के लिए लगाएगा, और 2-3 हज़ार रुपये ऊपर के खर्चे होते हैं वो लगाएगा। तो 20,000 ऑन एवरेज यदि हम बात कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये प्रति माह का खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। तो जो गरीब परिवारों से आ रहे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, जो दिन में ही 600 रुपये कमाई कर रहे हैं, यदि महीने का जोड़ा जाए उनका 18,000 हो रहे हैं, तो वो महीने की कमाई अपने बच्चों को देंगे। तो वो जो हमारे जो किराया है वो मुझे लगता है यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। यदि छात्रों को लेके हमें उनका भविष्य उसको सजग करना है आने वाले समय में, और हमें अपने देश से अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकालने हैं, तो हमें जो किराया है उसको तो गवर्नमेंट को भी पॉलिसी लानी चाहिए थोड़ा कम हो। और छात्रों को थोड़ा खाना भी ठीक नहीं मिल पाता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे खाता है, तो सुबह का खाना शाम में दे दिया, ऐसे करके बहुत सारी समस्याओं का सामना। मुख्यतः मुझे लगता है, देखो पढ़ाई का तो कोई हम कमी कहेंगे नहीं, पढ़ाई तो अच्छी होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, सबसे बड़ी किराया
और जो रहना होता है थोड़ा इसका, और दिल्ली में पॉल्यूशन तो ज़्यादा ही है, जो 2-3 मुख्यतः समस्याएं हैं, इनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समस्या को देखो हम लोगों ने अभी फेस की है, आने वाले बच्चे भी अभी कर ही गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई पॉलिसी बने जो कम से कम स्टूडेंट्स को रैंक के लिए कुछ एक राहत दी जाए, कम से कम कुछ एक, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही कम कर दिया जाए, क्योंकि वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी 5-6 करोड़ की पॉपुलेशन है दिल्ली की। लेकिन कुछ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए कुछ थोड़ा सा रियायत होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पश्चात 2022 में आपका ग्रेजुएशन हो गया और विद्यार्थी परिषद में आप काम कर ही रहे हैं हाँ, अभी। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद और साउ में दाखिला लेने से पहले जो आपने 1 साल बिताया है, दिल्ली में रहे हैं आप, तैयारी की है आपने एग्जाम्स की, उसमें क्या स्ट्रगल रहा, मतलब उसमें मानसिक स्थिति क्या रही, क्या समस्याएं आई, घर वालों ने क्या कहा और आपने कैसे अपने आप को संभाला? एक्चुअली क्या था, 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो पढ़ाई बीच में नहीं हो पाई थी, कोविड की वजह से क्लासेज नहीं रही, तो ऑनलाइन क्लासेज होती थी, हमने थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया चीज़ों पे। तो उसके बाद भी बैचलर के बाद हमारा मास्टर्स का प्लान था, मास्टर्स में अच्छी जगह एडमिशन लेना है। सीजीपीए अच्छी थी, 8.091 के लगभग मेरी सीजीपीए थी। यदि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स होता तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में डायरेक्टली दाखिला ले लेता, लेकिन मुझे एंट्रेंस का सामना करना था, तो किसी कारणवश मैंने 2022 में एंट्रेंस नहीं दिया था, जो डीयूटी होता था वो नहीं दे पाया था किसी कारणवश। और सीयूटी में थोड़ा मुझे ओआर मिल रहा था, मैंने ओआर लिया नहीं, मैंने सोचा मैथमेटिक्स में ही लेना है। तो उस दौरान मैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने भी लगा था, और पाईएम कोचिंग है जीएस राय में, आज उस कमरे में बैठे हैं, वहाँ भी हम जीएस राय का ही कमरा है, तो वहीं आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में कोचिंग ले रहा था पाईएम से आईआईटी जैम की। तो पढ़ाई करता था और बड़ी एक चिंता रहती थी यार, मेरे दोस्तों ने दाखिला ले लिया है और मेरे काफ़ी मित्रों ने आईआईटी ज्वाइन की है, काफ़ी दोस्तों ने डीयू ज्वाइन किया है, मैं कब करूँगा। तो मैं उस दौरान आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी जैम क्लियर हुआ, मेरी रैंक अच्छी नहीं थी तो मैं आईआईटी नहीं जा पाया था उस कारण से। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का फॉर्म का मुझे पता चला, मैंने उसका जनवरी फरवरी में अप्लाई किया, और मुझे लगता है 20 अप्रैल के लगभग एग्ज़ाम था और 5 मई को रिजल्ट आया था। तो ये बीच में ये गैप रहा, फिर मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया था। तो जैसे दिल्ली में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब रहे तो बाहर रैंक पीजी पे गए हैं, अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रह गए हैं तो वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है। जी जी। तो एक हॉस्टल लाइफ या बाहर रहना कॉलेज के लिए, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो हॉस्टल लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ एक हमारे जीवन में बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे हम विश्वविद्यालय के अंदर ही हॉस्टल होता है, हम लोग कभी हॉस्टल रहे नहीं, पीजी वगैरह में रहते थे। तो हॉस्टल में जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं एक हास्यपद में ही बताऊंगा उसे, कि जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 24 घंटे क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो एक हमें एक मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि हमारे सामने शिक्षक बैठा हुआ है, हमारी क्लास चल रही है। तो हॉस्टल में जो मुझे ऐसा लगता है जो हम पीजी में रहते हैं तो ऐसा लगता है यार हम थोड़ा यूनिवर्सिटी से बाहर हैं और हम थोड़ा मौज मस्ती कर सकते हैं, ये थोड़ा अंतर रहता है। और हॉस्टल का ये रहता है, जैसे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम फीस जाता है, तो वहाँ पे फीस बच जाती है। गरीब वर्ग से जो छात्र आते हैं, मध्यम वर्ग से जो छात्र आते हैं, वो हॉस्टल ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5,000 रुपये जाता है लगभग 6 महीने का, और 5,000 मंथली जाता है पीजी वगैरह का। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है हॉस्टल ज्वाइन करने का। ठीक है, तो अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से आपका तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, मैं चौथे सेमेस्टर में प्रवेश करने वाला हूं। चौथे सेमेस्टर में आप आने वाले हैं, तो इसके बाद क्या मतलब क्या आपका विचार है आगे? मेरा विचार है कि पीएचडी की मेरी योजना है, और मैं पीएचडी करने की योजना बना रहा हूँ, और दिल्ली में ही किसी विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी करने का मेरा ऐसा प्लान। चलिए, हमारी उत्तम आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आप पीएचडी ज्वाइन करें। और आप मुझे आप मथुरा से आते हैं, ब्रज क्षेत्र है। जी जी, मैं भी ब्रज से ही हूँ, लेकिन आप प्रॉपर जो कहा जाता है कि कृष्ण जी की नगरी है वहाँ से है, तो कुछ मथुरा के बारे में बताइए। देखो, मथुरा हमारे कृष्ण भगवान का जन्म स्थान रहा है, और आप लोग कृष्ण कहते हैं तो हम उन्हें कान्हा नाम से बुलाते हैं। तो मथुरा एक हमारे लिए तो एक हमारा हृदय है, हम कहेंगे हृदय, हमारा हृदय विराज करता है वहाँ पे। वृंदावन है, कुंज गलियाँ हैं,
नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, और कहने को बहुत कुछ है। यमुना नदी है, बाकी वैली के पीछे से निकलती है। मेरे गांव का नाम भी सैनवा है। सैनवा गांव का मतलब है, जब कृष्ण जी गाय चराया करते थे, सो जाया करते थे, तो सैन का मतलब है सो जाना। जिस स्थान पे सो जाते थे उस गांव का नाम सैनवा पड़ा। मैं उसी गांव से आता हूँ, ब्रह्मपुरी सैनवा। और जो ब्रज है, वहाँ की जो बोली है बड़ी रस भरी है। वहाँ से बड़े बड़े संत हैं, देख सकते हो, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, और आज तुम वर्तमान में देख रहे होंगे बड़ी फेमस है हमारे प्रेमानंद बाबा। दुनिया उनके दर्शन के लिए जा रही है। विराट कोहली मुंबई से मुझे लगता है 2 या 3 महीने में हमें पहुंच ही जाते हैं बाबा के चरणों में। तो ऐसा है हमारा ब्रज। कुछ पंक्तियां भी कही जाती हैं कि वरदंत की पंगत कंद कुली, अधराधर पल्लव खोलन की। अधराधर का मतलब होता है होठ, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घने बीच जगह छवि मोती माला मोलन की। घुंघराली लटे लटके मुखों पर कुंडल लाल कपोलन की। और न्यौछावर प्राण करे तुलसी पल जाऊं ललायन बोलन की। ये हमारा वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का उदाहरण है जो कृष्ण भगवान के ऊपर बोला जाता है। हमारे बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। तो ऐसा है ब्रज। ब्रज है वो 84 कोस में फैला हुआ है। एक कोस में मुझे लगता है 3 किलोमीटर से अधिक 3200 मीटर के लगभग रहता है। तो 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें पलवल आ जाता है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, कुछ राजस्थान का पार्ट भी है, भरतपुर डीह है, आगरा भी आ जाता है। ऐसे करके हमारा ब्रज है। बताने को तो बहुत कुछ है, बताने लगूं तो महीनों बीत जाए, सालों बीत जाए, ऐसा कुछ है ब्रज के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रज क्षेत्र के बारे में बताने के लिए। अब जैसे आप 5-1 साल से दिल्ली में हैं, तो कई मित्र बने होंगे। अपने मित्रों के बारे में बताइए कुछ, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या सीख दी उन्होंने, क्या आपके जीवन में उनका महत्व रहा अभी तक? देखो, एक मित्र का मतलब होता है जो आपके संकट में हमेशा खड़ा रहे, और जब भी आप कभी निराश हो, उस निराशा में आपकी पीठ को थपथपाए। पीठ को थपथपाने के दौरान आपको एक हौसला दे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यही एक मित्र की परिभाषा होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हैं, और ऐसे काफ़ी मित्र हैं। और मेरे मित्र हैं कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पिताजी विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कई मेरे दोस्त हैं जिनके पिताजी सांसद हैं, जो अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक जो मित्र होता है, वो मित्र एक समय के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए होता है। तो भगवान की कृपा से तो मित्रों का तो अपार खजाना है जो भगवान ने दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही जीवन में मित्र मिलते रहे हैं और एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहे। चलिए राम जी, इसी उससे हम आपसे कुछ सामाजिक विषयों में बात करेंगे। जैसे अभी दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत एक बड़ा इशू चल रहा है, और मुझे जहाँ तक लगा है कि पॉल्यूशन था, लेकिन मुझे जो सोशल मीडिया से उस चीज़ को हाइप दी गई है ना कि AQI, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कुछ ना, या बहुत ज़्यादा मतलब उससे कोई आसानी हुई है सरकार को भी काम करने में। मैं भी दिल्ली में कई सालों से हूँ, तो मुझे पता है कि पॉल्यूशन इतना ही रहता है। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन अभी हुआ है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही पॉल्यूशन था, उससे पहले भी कोई ऐसा ही पॉल्यूशन था। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप बताइए इस उसमें आपका क्या विचार है, AQI और ये सब पॉल्यूशन का जो इशू चल रहा है उसको? देखो, हमारे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो आगे बढ़ी हैं, रेखा दीदी हैं, हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की हमारी सीनियर रही हैं काफ़ी समय पहले। दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली से जो चारों ओर राज्य हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यूपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, तो उससे घिरी हुई है। और दिल्ली में जो हमारे व्हीकल हैं काफ़ी हैं, और जो पुराने व्हीकल होते हैं, पुराने व्हीकल में से ऐसी गैस निकलती हैं जो एक हानिकारक होती हैं। सबसे बड़ा कारण, मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं उसे ही बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण है जो हमारे पुराने व्हीकल हैं वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और दूसरा है जो एयर AQI बता रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। और यहाँ पे देखो पॉल्यूशन तो है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। जैसे पहले दिल्ली सरकार ने ऑडी 1 चालू किया था, मुझे लगता है वो ठीक था। ऐसी योजना यदि हमारी वर्तमान की सरकार करे, मुझे लगता है ठीक रहेगा। और कुछ राजनीतिकरण भी होता है,
केजरीवाल जी की देन है वैसे पॉल्यूशन में बताऊं आपको। केजरीवाल जी 11 साल सत्ता में रहे, लेकिन वो पॉल्यूशन का कोई एक निवारण नहीं निकाल पाए, जो समाधान नहीं दे पाए उस हल का, उस समस्या का, सॉरी। तो ये तो हमें विरासत में मिला हुआ है। केजरीवाल जी छोड़ के गए थे, मुझे लगता है भाजपा सरकार थोड़ा प्रयास कर रही है कि स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी आशा भी है कि भाजपा सरकार इस पॉल्यूशन के बारे में सोच रही है, थोड़ा आने वाले समय में नियंत्रण कर पाएगी इसको। तो जैसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जब हम एंटर करते हैं गाजियाबाद के थ्रू उस रास्ते से NH-34 जो लगता है हमारा, तो वो कचरे का एक पहाड़ है, उसके ऊपर बहुत राजनीति होती है। आम आदमी पार्टी ने, मुझे तो नहीं लगता भी खत्म हुआ है वो, मौजूद है वो। नहीं हो पाया है। संकल्प पत्र में था भाजपा के में, भाजपा शायद उसे कम करने का खूब प्रयास कर रही है। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, आप जाके भी देख सकते हो। उससे थोड़ा हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा, कूड़े का पहाड़ है, उसे अलग तरीके से कन्वर्ट होगा, वो ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो आज हमने कई विषयों पे राम जी से बात की है, और आने वाली श्रृंखला में हम और भी ऐसे अपने गेस्ट बुलाते रहेंगे, राम जी से भी बात करते रहेंगे। तो ये हमारी वार्तालाप का पहला वीडियो है। आप इसको खूब प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी अगले व्यक्ति से उसके एक्सपीरियंस को जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय। नमस्ते जी।